केमिकल कंपाउंड्स कार्बन से ही बने हैं। क्या हम कार्बन को किसी इमारत की सबसे बुनियादी ईंट मान सकते हैं? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक साधारण सा तत्व पूरे जैविक संसार का निर्माण करता है। अगर हम पृथ्वी से कार्बन हटा दें तो पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि हमारे शरीर का डीएनए सब कुछ पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। बाप रे! हाँ, ये वो धागा है जिसने पूरे जीवमंडल को आपस में पिरो के रखा है। अगर ये जीवन का आधार है तो इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सारे तत्वों से अलग बनाता है? मेरा मतलब है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे हैं? यही सवाल हमें इसके गुणों और विशेषताओं की ओर ले जाता है। अगर हम भौतिक गुणों की बात करें तो कार्बन मुख्य रूप से ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ठोस होता है। और इसके अलावा इसका गलनांक और क्वथनांक, जिसे हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वो बहुत उच्च होता है। बहुत उच्च। इसका कारण क्या है? क्या इसके कण आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं? बिल्कुल सही। इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ने और पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा तापमान चाहिए होता है। साथ ही ये विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिन्हें अपरूप या एलोट्रोप्स कहते हैं। अच्छा, अपरूप। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प है इसकी रासायनिक प्रकृति। ये सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए, नोट्स में एक जगह लाल रंग से VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है। हाँ, मैंने देखा वो। और इसमें 2 ऐसे शब्द हैं जो किसी भी छात्र को थोड़ा डरा सकते हैं। कौन से? पहला है चतुर्संयोजकता या टेट्रावेलेंसी, और दूसरा है श्रृंखला निर्माण, जिसे कैटेनेशन कहते हैं। अभी आपने बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉनों का जिक्र किया था ना? क्या चतुर्संयोजकता उसी से जुड़ी है? एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, टेट्रा का मतलब ही होता है 4। रसायन विज्ञान का एक सीधा सा नियम है कि हर तत्व चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो स्थिर हो सके। अच्छा, 8 चाहिए होते हैं। हाँ, अब कार्बन के पास बाहरी कक्षा में 4 हैं, तो उसे 4 और चाहिए। इसलिए कार्बन एक ही समय में 4 अलग-अलग परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, या यूं कहें कि 4 बंध बना सकता है। बस यही चतुर संयोजकता है। मतलब कार्बन के पास 4 हाथ है जिन्हें वो दूसरों से जुड़ने के लिए फैला सकता है। बिल्कुल। और दूसरा शब्द है कैटेनेशन, यानी खुद से ही जोड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाना। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। कार्बन खुद से ही जुड़कर इतनी लंबी चेन कैसे बना लेता है? क्या ये एक रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह है? ये रेलगाड़ी के डिब्बों वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। परीक्षा के नजरिए से कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी बहुत जरूरी हैं। कार्बन के परमाणु ना सिर्फ एक दूसरे से जुड़कर लंबी सीधी लाइन बना सकते हैं, बल्कि वो ब्रांचेस और रिंग्स भी बना सकते हैं। अरे वाह! और मजे की बात यह है कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच का जो जोड़ होता है वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। इसी वजह से आज दुनिया में लाखों अलग-अलग तरह के कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं। समझ गए। अगर कार्बन अलग-अलग तरह से जुड़ सकता है तो क्या इसी वजह से हमें इसके अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं? क्योंकि नोट्स में हमारा अगला विषय कार्बन के अपरूप ही है। बिल्कुल। जब एक ही तत्व प्रकृति में अलग-अलग भौतिक रूपों में पाया जाता है तो उन्हें अपरूप या एलोट्रोप्स कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। नोट्स में क्रिस्टलीय अपरूप के 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहला है हीरा, जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और विद्युत का कुचालक है, मतलब बिजली पास नहीं करता। सही। दूसरा है ग्रेफाइट, जो बिल्कुल मुलायम और चिकना है और विद्युत का सुचालक है। और तीसरा है फुलेरीन, जिसका गेंद जैसा ढांचा होता है और सूत्र है C60। लेकिन एक बात सोचिए, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही 100% शुद्ध कार्बन है। ये तो एक ही अभिनेता के 2 बिल्कुल अलग-अलग किरदारों की तरह है। एक इतना कठोर और दूसरा इतना मुलायम क्यों? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि सिर्फ परमाणुओं की व्यवस्था बदलने से पूरा खेल बदल जाता है। हीरे में कार्बन का हर एक परमाणु अपने चारों हाथों का इस्तेमाल करके 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बहुत मजबूती से जुड़ता है। मतलब कोई हाथ खाली नहीं रहता? बिल्कुल नहीं, सब व्यस्त रहते हैं। इसीलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता और हीरा बिजली का कुचालक होता है और वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बन जाता है। और ग्रेफाइट में? ग्रेफाइट में कार्बन अपने 4 में से सिर्फ 3 हाथों का इस्तेमाल करता है। वे एक ही सतह पर जुड़कर कागज के पन्नों जैसी चपटी परतें बनाते हैं, एक के ऊपर एक। इन परतों के बीच का जोड़ बहुत कमजोर होता है,
इसलिए वो मुलायम होता है। ओह, और क्योंकि उसने सिर्फ 3 हाथ इस्तेमाल किए तो उसका चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, है ना? एकदम सही। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक बना देता है। क्या बात है। और दूसरी श्रेणी है अक्रिस्टलीय अपरूप यानी अमॉर्फस। नोट्स के अनुसार इसमें कोयला, लकड़ी का कोयला जिसे चारकोल कहते हैं, और काजल शामिल है। हाँ, इनमें परमाणुओं की कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, तो ये तो बात हुई शुद्ध कार्बन की। अब जब कार्बन दूसरों के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? ये हमें कार्बन के यौगिक की ओर ले जाता है। हाँ, नोट्स के अनुसार यौगिकों के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें कार्बन मौजूद होता है और इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन में होता है। जैसे कि मीथेन, एथेन और इथेनॉल। बिल्कुल। और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें आमतौर पर कार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं होते। इसके उदाहरण हैं CO2, CO और CaCO3। एक मिनट। यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। क्या हुआ? मतलब, तो क्या इसका मतलब ये है कि CO2 में कार्बन होने के बावजूद वो कार्बनिक नहीं है? ये तो परीक्षा में छात्रों को फंसा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और छात्र यही गलती करते हैं। देखिए, अकार्बनिक श्रेणी में CO2 इसलिए है क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं होता। अच्छा, तो सिर्फ कार्बन का होना काफी नहीं है, हाइड्रोजन से उसका जुड़ना जरूरी है। बिल्कुल। कार्बन और हाइड्रोजन का सीधा बंध होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से नहीं। समझ गई। अब बार बार इस बंध का जिक्र आ रहा है। पिछले भाग में मीथेन का जिक्र आया था, तो ये CH4 बनता कैसे है? ये हमें सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड की ओर ले जाता है। हाँ, नोट्स में इसकी परिभाषा बहुत सरल दी गई है। कार्बन इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण पड़ता है और इसे ही सहसंयोजक बंध कहते हैं। नोट्स में CH4 का एक आरेख या डायग्राम भी है। मैं इसे थोड़ा समझाती हूँ। बीच में एक C है और उसके चारों तरफ 4 H हैं और इनके बीच 4 इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण दिखाया गया है। तो क्या ये स्कूल में दोस्तों के साथ अपना टिफिन बॉक्स शेयर करने जैसा है? हाँ, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। मैं इस एनालॉजी की सराहना करूंगा। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूसरे को दिया नहीं जाता बल्कि साझा किया जाता है, जैसे पानी यानी H2O और मीथेन में होता है। मतलब दोनों का काम चल जाता है। और CH4 से ही हाइड्रोकार्बन की अवधारणा आती है। बिल्कुल। परिभाषा के अनुसार केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नोट्स में इसके 2 प्रकार दिए हैं। हाँ, पहला है संतृप्त या सैचुरेटेड। इसमें एल्केन आते हैं जिनमें केवल एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। और दूसरा है असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। इसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं जिनमें दोहरे या त्रिगुण बंध मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इसका सारांश क्या है? मतलब परीक्षा के समय छात्र सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के इस अंतर को कैसे याद रखें? बहुत आसान है, एकदम बुलेट पॉइंट स्टाइल में याद रखिए। संतृप्त मतलब एकल या सिंगल और असंतृप्त मतलब डबल या ट्रिपल। ये परीक्षा का एक सीधा प्रश्न है। संतृप्त मतलब सिंगल, असंतृप्त मतलब डबल या ट्रिपल। एकदम साफ है। अब थ्योरी के बाद थोड़ी बात करते हैं असल जिंदगी में इसके उपयोग की। हाँ, कार्बन के उपयोग। नोट्स में ईंधन के रूप में कोयला और पेट्रोल लिखा है, आभूषण के लिए हीरा और पेंसिल और बैटरी में ग्रेफाइट का उपयोग, साथ ही प्लास्टिक और दवाइयों में भी। मतलब लिखने वाली पेंसिल से लेकर जीवन बचाने वाली दवाइयों तक कार्बन हर जगह है। बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से ग्रेफाइट का बैटरी में उपयोग वाले बिंदु पर मैं विशेष जोर देना चाहूंगा क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये काम करता है। बहुत खूब। अब कार्बन का उपयोग अक्सर उसे जलाने से जुड़ा होता है ना, जैसे ईंधन के रूप में, जिससे अभिक्रियाएं होती हैं। ये हमारा अगला हिस्सा है, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और पर्यावरण। हाँ, मुख्य रूप से 2 अभिक्रियाएं नोट्स में हैं। पहली है दहन या कंबशन। इसका समीकरण है कार्बन प्लस O2 जिससे बनता है CO2 और ऊष्मा यानी हीट। और दूसरी है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, जिसकी परिभाषा है पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। बिल्कुल। और पर्यावरण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। कार्बन चक्र या कार्बन साइकिल पर्यावरण में एक सक्रिय भाग लेता है। लेकिन देखिए, नोट्स में बने उस विशेष तीर और लाल रंग के टेक्स्ट की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी
जहां बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है इसे याद रखें। हाँ, वो बहुत जरूरी है। ये ग्लोबल वार्मिंग और CO2 के संबंध के बारे में है। देखिए, दहन की जो प्रक्रिया मैंने अभी समझाई, वही प्रक्रिया पर्यावरण में CO2 बढ़ाती है। जब हम कोयला या पेट्रोल जलाते हैं तो भारी मात्रा में CO2 निकलती है, जो गर्मी को रोक लेती है। ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है और परीक्षाओं का एक अत्यंत पसंदीदा प्रश्न है। बिल्कुल। ये तो हुई पूरी थ्योरी। अब चर्चा के अंत में पूरे पाठ का एक सुपरफास्ट रिवीजन हो जाए। हाँ, बिल्कुल। चलिए एग्जाम बूस्टर नोट्स पर चलते हैं। नोट्स के अंतिम पेज को मैं तेजी से दोहराती हूँ। C का मतलब है परमाणु संख्या 6। सही। चतुर्थी या टेट्रावैलेंट का मतलब है 4 बंध। हीरा सबसे कठोरतम है। और ग्रेफाइट विद्युत का चालक या कंडक्टर है। और आखिर में कैटिनेशन का अर्थ है श्रृंखला निर्माण। मुझे तो एक छात्र की तरह महसूस हो रहा है जिसका पूरा सिलेबस अब उंगलियों पर है। और इन बिंदुओं को मैं ऑल द बेस्ट के संदेश के साथ समेटना चाहूंगा। यह त्वरित सारांश परीक्षा से ठीक पहले के लिए बहुत ही उपयोगी